सुप्रभात एवं आप सभी को आराधना मैम का प्यार भरा नमस्कार। आशा एवं कामना करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, वर्तमान में कोरोना नामक वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन अनिवार्य रूप से हम सभी को करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में छात्राओं की शिक्षा प्रणाली की सुचारुता का ध्यान रखते हुए विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का प्राविधान बनाया गया। विद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप सभी अपने विषय एवं उसके पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त करते हुए विषयवार अपने पाठों का अध्ययन करिए। पाठों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित भी करिए। आप सभी एक निश्चित दिनचर्या अपनाकर पूर्ण मनोयोग से अपने अध्ययन में संलग्न रहिए। आइए हम अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए अपने विषय सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम से आपको अवगत कराते हैं। सामान्य हिंदी विषय में गद्य हेतु राष्ट्र का स्वरूप, रॉबर्ट नर्सिंग होम, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, निंदा रस, तेजस्वी मन के संपादित अंश, जिसके लेखक क्रमशः वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप गीत, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत श्रद्धा मनु, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा है। कथा साहित्य में हम जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ध्रुव यात्रा, फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट, शिवानी द्वारा रचित लाटी, अमरकांत द्वारा रचित बहादुर पाठों का अध्ययन करेंगे। खंड काव्य में आपको केवल आलोक वृत्त का ही अध्ययन करना है। व्याकरण में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, रस, अलंकार, छंद, पत्र लेखन तथा निबंध। इस प्रकार आप अपने पाठ्यक्रम से परिचित हुए। आज हम काव्य खंड के प्रथम पाठ से अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताती हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय के अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 में इनका देहावसान हो गया। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रिप्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इनकी हैं। हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनके काव्यवृत्त में भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन प्रियप्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जनसेवक हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिऔध जी की अन्यान्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि थे। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं है। इन्होंने कोमलकांत, पदावली युक्त ब्रजभाषा रस कलश में, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली प्रियप्रवास में, मुहावरे युक्त बोलचाल की खड़ी बोली चोखे चौबदे और चुबदे चौबदे में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धस्थ कहा है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में है। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा इनके पुराने प्रिय छंद हैं और इंद्रवज्रा, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, मालिनी, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। अपने जीवन काल में अनेक साहित्यिक भाषाओं के माध्यम से इन्होंने साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निस्संदेह ये हिंदी साहित्य के गौरव थे। इसके पश्चात हम उसी पाठ की ओर चलते हैं जिसका नाम पवन दूतिका है। इसमें राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। इसमें विरहिणी राधा ने पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। बैठी एक दिवस वे गेह में थीं अकेली, आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। कृष्ण के चिंतन में तल्लीन वियोगावस्था के कारण उनके दोनों नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी को भिगोने लगे। इसी समय प्रातःकालीन पुष्पों की सुगंध से वासित वायु खिड़कियों से राधा के सदन में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यद्यपि प्रातःकालीन सुगंधित वायु प्रत्येक मन को प्रफुल्लित कर देती है, किंतु यदि किसी का अंतर्मन दुखी होता है तो उसका परिणाम विपरीत होता है।
ठीक यही दशा राधा की भी दर्शाई गई है। पवन के प्रवेश के कारण मानो राधा का दुख और बढ़ गया हो। दुखी श्रीमती राधा धीरे से पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित अर्थात दूषित हो गई है? तुझ पर भी काल ने अपना प्रभाव जमा रखा है। शेष अगले अंक में।